नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज स्टैटिस्टिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए एस्टिमेशन का सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन होता क्या है ये आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। कितने टाइप का है, पॉइंट और इंटरवल। और जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं, पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में कर रहे हैं। पॉइंट एस्टिमेशन में हमने क्या किया था, हमने एक गुड एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज देखी थी। प्रॉपर्टीज क्या किया थी, अनबाइजनेस, इफिशियंसी, सफिशियंसी, कंसिस्टेंसी और एक ब्लू। ठीक है, वो आगे बताएंगे। तो एक एक करके इन प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला है आपका अनबाइजनेस। अनबाइजनेस अनबाइजनेस क्या होता है? अनबाइजनेस, कोई भी एस्टिमेटर है उसे हम अनबाइजनेस कब कहते हैं? देखिए, एन एस्टिमेटर इज said to be unbiased। अनबाइज्ड, ध्यान देखिए, एक एस्टिमेटर को अनबाइज्ड कब कहेंगे? एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी अनबाइज्ड इफ इट्स एक्सपेक्टेड, इस एस्टिमेटेड बोलिए। ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू किसकी? एस्टिमेटर की। इस एस्टिमेटेड वैल्यू इज इक्वल टू इट्स पॉपुलेशन पैरामीटर। जो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होगी। मींस देखिए, ये आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी होंगे ये। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस्टिमेटर इज इक्वल टू पॉपुलेशन पैरामीटर। क्यू, क्यू बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थीटा के ऊपर कैप और सिंपल थीटा। ये क्या है हमारा? स्टैटिस्टिक्स। किसकी? सैंपल। ये सैंपल स्टैटिस्टिक्स। और ये क्या है? पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, इफ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दैट एस्टिमेटर इज इक्वल टू इट्स पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, देन दैट इज नोन एज अनबाइज्ड एस्टिमेटर। एक एस्टिमेटर को अनबाइज्ड एस्टिमेटर कब कहेंगे? जब उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी? पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल होगी। क्लियर? अनबाइज्ड के लिए था। इसी में आता है बाइज्ड एस्टिमेटर। अगर estimated value of that statistics is not equal to population parameter, then it is known as biased estimator। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? biased estimator। अगर थीटा के इक्वल नहीं आती है तो biased estimator। और इसकी दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन है एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा कैप इज ग्रेटर देन थीटा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा कैप इज लेस देन थीटा। ठीक है, ये दो कंडीशन है। जब थीटा के इक्वल नहीं होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू तो वो क्या होगा? बाइज्ड एस्टिमेटर। ठीक है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा आ गई तो क्या होगा? पॉजिटिवली बाइज्ड एस्टिमेटर। और जब कम आएगी तो निगेटिवली बाइज्ड एस्टिमेटर। बाइज्ड है क्योंकि इक्वल नहीं है। ध्यान रखना, इक्वल होगा तो ही अनबाइज्ड होगा, लेकिन नॉट इक्वल, बड़ा या छोटा, तो हर कंडीशन क्या आएगा? बाइज्ड एस्टिमेटर। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा, सो पॉजिटिवली बाइज्ड, और लेस देन होगी तो नेगेटिवली बाइज्ड। क्लियर? ये आपका अनबाइज्डनेस। तो अनबाइज्डनेस टोटली किस पे डिपेंड है? इस वैल्यू पे, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट स्टैटिस्टिक्स और दैट एस्टिमेटर इज इक्वल टू दैट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। क्लियर? ये है अनबाइज्डनेस। सेकेंड है आपके पास कंसिस्टेंसी का। देख लीजिए, कंसिस्टेंसी। एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। किसी एस्टिमेटर को कंसिस्टेंट कब कहेंगे? जब, देखिए, एक वो लिखेंगे हम यहाँ पे भी, फॉर्मूला टाइप का लिखूंगा मैं, उसे देख लीजिएगा। देखो, एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ, एक एस्टिमेटर को मैं कंसिस्टेंट कब कहूंगा? इफ इट्स वैल्यू अप्रोचेज टू पॉपुलेशन पैरामीटर एज sample size
इंक्रीजेस। मतलब एक एस्टिमेटर को कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कब कहूंगा, जब उसकी वैल्यू, एस्टिमेटर की वैल्यू क्या करेगी, पॉपुलेशन पैरामीटर को अप्रोच करेगी, फिर उसकी तरफ जाएगी। टेंस टू बोलते हैं, टेंस टू पॉपुलेशन पैरामीटर एज सैंपल साइज इंक्रीजेस। मतलब जो थीटा कैप है वो थीटा बन जाएगा कब, व्हेन n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, जब हमारा सैंपल साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये भी कह सकते हैं जब स्मॉल एन कैपिटल एन की तरफ टेंस करेगा। जैसे जैसे हम सैंपल का साइज इंक्रीज करेंगे, किसकी तरफ जाएंगे, पॉपुलेशन की तरफ, तो क्या करेंगे, तो हमारा जो थीटा कैप स्टैटिस्टिक्स है वो पॉपुलेशन पैरामीटर की तरफ जाता रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इफ इट्स वैल्यू अप्रोचिंग टू द पॉपुलेशन पैरामीटर एज सैंपल साइज इंक्रीजेस। जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा वो क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो इसका फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड थीटा कैप माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट, और ये इक्वल टू 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा कैप, ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स, और ये क्या है, थीटा यानी कि हमारा पैरामीटर। जब ये इसके लिए टेंस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, तब हमारा जो ये सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा। क्लियर, इतना ध्यान रहेगा। इसका एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा, क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्राइटेरिया ये है आपका, जैसे जैसे सैंपल का साइज इंक्रीज करेगा, एज n टेंस टू इनफाइनाइट द वेरिएंस ऑफ दैट स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू 0। जैसे जैसे, ये ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे क्या होगा, सैंपल का साइज क्या होगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, जो वेरिएंस होगा उस स्टैटिस्टिक्स का क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्राइटेरिया, जो वेरिएंस होगा वो 0 होगा कब, जब सैंपल का साइज इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। इसको आप लोग ऐसे भी देख सकते हो, यू नो दैट सिग्मा स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एन। क्लियर, दोनों तरफ लिमिट लगा दीजिए। लिमिट कहां, n टेंस टू नॉट डिफाइंड, हियर आल्सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो ये क्या होता है, ये तो वेरिएंस है हमारा, वेरिएंस ऑफ दैट इज नोन एज। अच्छा, अब n की जगह पे थीटा रखूंगा तो क्या जाएगा, 0। थीटा नहीं, n की जगह पे इनफाइनाइट रखूंगा तो 0, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0। ठीक है, आप ऐसे में भी याद रख सकते हो और डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा क्या होगा, वेरिएंस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी के साथ आप ब्लू भी पढ़ोगे, ब्लू, BLUE, ब्लू, कलर नहीं, उसकी भी कोडिंग होती है। थर्ड है इफिशियंसी। इफिशियंसी देखो, इफिशियंसी में एक चीज ध्यान रखना, इफिशियंसी हमेशा रिलेटेड होगी अनबाइज्डनेस से। अगर आपका एस्टिमेटर अनबाइज्ड है तो इफिशियंसी होगी। एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर, पहले से कहा है कि एस्टिमेटर क्या है, अनबाइज्ड है। एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर इज सेड टू बी efficient if its variance is least among all other unbiased estimator। ठीक है, an estimator is said to be efficient if its variance is least among all other unbiased estimator, यानी कि जिसका वेरिएंस सबसे कम होगा बाकी सब के सब एस्टिमेटर में से। देखिए कैसे, इसका एग्जांपल लिख लेता हूं। लेट T1, T2, T3 are 3 unbiased estimator। 3 अनबाइज्ड एस्टिमेटर है कौन, T1, T2 एंड T3 आर 3 अनबाइज्ड एस्टिमेटर
then variance of T1 is less than variance of T2 is less than variance of T3। ठीक है, ये लिख दिया कि लेट T1 T2 T3 आर द तीन अनबाइज्ड एस्टिमेटर हैं, देन variance of T1 is less than variance of T2 and variance of T3, so T1 is known as efficient एस्टिमेटर। T1 को क्यों कहा? क्योंकि उसका वेरिएंस सबसे कम है। ठीक है, उसका वेरिएंस सबसे कम है। और यहीं पे इंट्रोडक्शन होता है आपका ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर। बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर, ये ब्लू होता क्या है? अगर आपके पास बहुत सारे वो दिए हुए हैं आपके पास स्टैटिस्टिक, जैसे T1 T2 T3, तो इनमें से जिसका सबसे कम वेरिएंस होगा, वो क्या होगा? ब्लू होगा। ठीक, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो ब्लू है वो क्या है हमारा? दिस ब्लू मीन्स, ब्लू की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं इसी में देखिए, अमंग 3 अनबाइज्ड एस्टिमेटर या फिर अमंग मेनी अनबाइज्ड एस्टिमेटर, द एस्टिमेटर विच हैज लीस्ट वेरिएंस, वो एस्टिमेटर जिसका वेरिएंस सबसे कम हो, इज नोन एज ब्लू। ब्लू मीन्स वेरिएंस इज लीस्ट। ठीक है, इफिशियंसी किस पे डिपेंड है? अनबाइज्डनेस पे, और जो इफिशियंट है वही क्या है? आपका ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर। ठीक है, जिसका वेरिएंस सबसे कम है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमें इफिशियंसी निकालनी है तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? इफिशियंसी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ T1 अपॉन वेरिएंस ऑफ T2। क्लियर? ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में इफ इफिशियंसी इज ग्रेटर देन 1, इफिशियंसी अगर 1 से बड़ी आती है, देन T1 इज नोन एज क्या? बेस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर। ये क्या है? बेस्ट इफिशिएंट एस्टिमेटर। वेरिएंस ऑफ T1 अपॉन वेरिएंस ऑफ T2 से क्या निकाला हमने? इफिशियंसी। अगर इफिशियंसी की वैल्यू 1 से बड़ी आई तो T1 क्या होगा? बेस्ट होगा। क्या? इफिशिएंट एस्टिमेटर। क्लियर? अब चलते हैं लास्ट, अनबाइज्डनेस हो गया, कंसिस्टेंसी, इफिशियंसी हो गई। अब लास्ट बचा हमारा सफिशियंसी। सफिशियंसी में कुछ नहीं है, सफिशियंसी सिंपल है, लिख लीजिएगा सफिशियंसी। सफिशियंसी मतलब एक एस्टिमेटर को हम सफिशिएंट एस्टिमेटर तब कहते हैं जब वो सैंपल मीन में या फिर अरिथमेटिक मीन में गिवन जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबका यूज करे। ठीक है, एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी सफिशिएंट एस्टिमेटर if it uses all the information given in sample mean और अरिथमेटिक मीन, यानी कि सैंपल मीन और अरिथमेटिक मीन में जो भी इंफॉर्मेशन दी है सबका यूज कर रहा हो। क्लियर? अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है इसका, ये ध्यान रखिएगा, ये है ज्वाइंट फंक्शन के साथ आता है। अगर मैं कहता हूं फंक्शन ऑफ एक्स आई किसके साथ? एक्स आई का फंक्शन थीटा के साथ, फंक्शन ऑफ एक्स आई विथ थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा? ये दो अलग अलग फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा, जैसे जी ऑफ एक्स जी ऑफ थीटा कैप एंड थीटा एंड एच ऑफ एक्स आई। ठीक है, और ये एक्स आई क्या है? एक्स आई मीन्स x1 x2 x3 अप टू xn। क्लियर? ये ज्वाइंट फंक्शन है जो किसके इक्वल होता है? स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर के
और सिंपल ऑब्जर्वेशन। एक्सरसाइज क्या है? ऑब्जर्वेशन है। क्लियर? तो ये आपका एस्टिमेशन था। एस्टिमेशन में आपका पॉइंट एस्टिमेशन के अंदर उसकी प्रॉपर्टी, अनबाइज्डनेस, इफिशियंसी, सफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी। अगर इसमें कुछ आगे बताना हो या कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।